हाय गाइस, आज हम लोग इस मैराथन का लास्ट लेक्चर मैं प्रोवाइड करूंगा इस चैप्टर का। तो 2-3 टॉपिक मैं बात करूंगा कि जर्मनी कैसे बना, इटली कैसे बना, ब्रिटेन कैसे बनता है, ठीक है। तो ऐसे सेपरेट वीडियो मैंने सबके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन मैं आप लोग के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो एक क्विक रिवीजन के लिए मैं ये बना देता हूँ, ठीक है। इसमें सिंपल बात किया है, मैं शॉर्टकट में थोड़ा बताऊँगा। जर्मनी, तो जर्मनी के लिए आपको बस याद रखना है कि जर्मनी में होता क्या है बाबू, कि इससे पहले एक होता क्या है कि प्रूशिया देश होता है, ठीक है, प्रूशिया। तो वो चाहता है कि जर्मनी बन जाए, जर्मन के जो लोग हैं उनको एक जगह कर दिया जाए, और उनको लगता है कि यार सब कोई नेशन बनाने का बात कर ही रहे हैं, तो आज ना कल रिवॉल्ट हो गई, तो क्यों ना मैं इसको लीड करता हूँ और जर्मनी बनाने में हेल्प करता हूँ, ठीक है। तो जो प्रूशिया के जो राजा थे उस वक्त थे कैसर विलियम, ठीक है। तो छोटी सी कहानी है कि ये एक आदमी को बुलाते हैं ऑटोमन बिस्मार्क को, और ऑटोमन बिस्मार्क आगे क्या कहता है कि मैं पार्लियामेंट के बात को नहीं मानूंगा और ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को यूज़ करूंगा और वॉर करूंगा, 3 वॉर ओवर 7 ईयर्स। तो ऑटोमन, तो आपको अगर जर्मनी आता है एग्जाम में तो सिंपल आपको क्या लिखना है जर्मनी के बारे में कि ऑटोमन बिस्मार्क चीफ आर्किटेक्ट थे जो बनाए, इन्होंने एक पॉलिसी दी थी ब्लड एंड आयरन कि खून बहेगा तो बहे, आयरन यानी हथियार यूज़ होगा तो हो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 वॉर ओवर 7 ईयर्स। तो मैंने सब वॉर्स का अच्छे से लेक्चर्स में प्रोवाइड कर चुका हूँ, ये बस शॉर्ट वीडियो तो मैं बस एग्जाम परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ। तो 3 वॉर लड़ते हैं 7 ईयर्स के, 3 वॉर ओवर 7 ईयर्स। तो डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से लड़ाई होता है, और लास्ट में कैसर विलियम जर्मनी के राजा बनते हैं। तो बस छोटी सी बस यही कहानी थी आपके एग्जाम के लिए, इससे ज़्यादा और कोई पॉइंट नहीं लिखना है। ऑटोमन बिस्मार्क चीफ आर्किटेक्ट है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को यूज़ करते हैं। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से 3 वॉर ओवर 7 ईयर्स होता है, कैसर विलियम जर्मनी के राजा। 5वां पॉइंट अगर आता है तो लिख सकते हो कि नेशनल सेंटिमेंट को यूज़ करके बनाया गया बस। फिर एक कहानी आता है इटली। इटली कैसे बना, तो सिंपल बात है, इटली के बारे में बता। देखो इटली के बारे में क्या हुआ था कि इसका एक जो असली राजा थे वो थे सार्डिनिया पिडमॉन्ट के विक्टर इमैनुअल II। तो आपको बस सिंपल लिखना है विक्टर इमैनुअल II ये राजा हुए। इन्होंने किसका हेल्प किया, कैवोर का हेल्प किया। कैवोर ने फ्रांस का हेल्प लेके लोम्बार्डी एरिया जीता, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि गैरीबल्डी ने क्या किया था, साउथ में जाके बर्बन डायनेस्टी से लड़ाई की थी किसानों की हेल्प से। फिर गैरीबल्डी ने क्या किया था, रेड शर्ट आर्मी बनाया था, 4था पॉइंट। 5वां पॉइंट, पोप ने सरेंडर कर दिया था। बस ये अभी हो सकता है कि बहुत लोग को ये लेक्चर समझ में नहीं आए, बट जो ये मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत क्विक रिवीजन था, उनको ये समझ में आ चुका होगा। फिर एक केस था ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या होता है बाबू कि ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट है मोनार्की से पावर छीन चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्कॉटलैंड को 1707 के एक्ट से मिला लिया जाता है, ठीक है, और 1801 से आयरलैंड को मिला लिया जाता है, और फिर ये कहीं ना कहीं ग्रेट ब्रिटेन बनता है। अब ये क्या है भाई, ये सिंपल मैं बता देता हूँ थोड़ा सा के लिए कि मान लो ये स्कॉटलैंड है, ये इंग्लैंड है, ये इंग्लिश वेल्स है, तो इनको कहा जाता है आपको ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और आयरलैंड जब मिल जाता है इनके साथ तो क्या कहा जाता है ये पूरा को यूनाइटेड किंगडम। तो ये बात किया गया था मैंने, ठीक है। 1707 स्कॉटलैंड, 1801 में आयरलैंड, और ये सब ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट आपको कहोगे तो स्कॉटलैंड, इंग्लिश या इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड मिलके यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। तो बस यही कहानी था कि फिर इनका कॉमन फ्लैग होता है, ये सब चीज़ होता है, और कुछ खास नहीं था इसमें। मैं 3-4 पॉइंट, ब्रिटेन से पार्लियामेंट को, ब्रिटेन में क्या किया गया, पार्लियामेंट से पावर को छीन लिया गया मोनार्की से, उसके बाद स्कॉटलैंड को मिला लिया गया, आयरलैंड को मिला लिया गया, और एक पॉइंट की कॉमन फ्लैग इनका रहा, ठीक है। नॉर्मल कहानी था, कुछ खास नहीं था। उसके बाद एक टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। इसका मतलब क्या है कि आप नेशन को कैसे विजुअलाइज करते हैं। सिंपल बात है, कहने का मतलब है कि आपको नेशन को एक रूप देना है। जैसे कि राजा महाराजा को पोर्ट्रेट बन जाता है, फोटो बन जाता है, बट नेशन का क्या है, तो नेशन को एक रूप देना है जिसके तहत आप क्या करते हैं कि उसको एक फिगर, जैसे कि हम लोग भारत माता दिए, तो उसी तरह वहाँ पर मैरियाना एक नाम दिया गया और लोग इसे अटैच कर पाए। अब बोला कि एप्स, ये जो बात किया जाता है, देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है एलोगरी। एलोगरी का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देना। इसका 2 मीनिंग होता है। लिटरल, लिटरल का मतलब कि जो हूबहू है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई तराजू है और ब्लाइंड फोल्डेड है, तो लिटरल मीनिंग क्या है कि एक तराजू है वो ब्लाइंड फोल्डेड है, और लास्ट में क्या है उसका जो रियल मीनिंग है वो क्या है कि कहीं ना कहीं वो बता रहा है कि जो जस्टिस है ब्लाइंड फोल्डेड है, मतलब सबको वो न्याय देगी, वो कोई पक्षपात नहीं करेगी कौन रईस है कौन गरीब है। बस नॉर्मल सा कि आपको देश को एक फिगर देना है ताकि आप कनेक्ट फील कर सके। लास्ट में टॉपिक आता है बल्कन्स। ये क्या है, देखो बल्कन्स एरिया सिंपल बात है ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर है। ऑटोमन एम्पायर के अंदर रूल कर रहा है, तो ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम का रूल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग हैं ना वो इनसे निकलना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे निकलना चाहते हैं, बस सिंपल बात है, और कुछ खास नहीं था। अब ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर हो रहा है, जब कमज़ोर होगा तो कोई भी निकलना चाहेगा,
और ये दूसरा चीज़ यहाँ से ये अपने आप को इंटरनल रिफॉर्म भी करता है, लेकिन नहीं निकाल मतलब सुधार नहीं पाता, नहीं चाहते लोग, इससे नहीं रहना चाहते, पहले से डिसाइडेड निकलना है तो निकल ही जाएंगे। दूसरा चीज़ ये लोग अपना हिस्ट्री को यूज़ करते हैं कि यार इतिहास में हम आज़ाद रहे हैं, तो यहाँ पे बल्कन्स में एक क्वेश्चन आता है बल्कन्स में का टेंशन क्यों है, तो सिंपल बात है कि ऑटोमन अंपायर रूल कर रहा है छोटे छोटे अंपायर को, और ये लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं। अब ऑटोमन अंपायर कमजोर हो रहा है, पहला रीज़न। दूसरा अपना हिस्ट्री यूज़ कर रहे हैं कि हम इतिहास में आज़ाद रहे, अब तो हमको आके रूल कर लो, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके लोग निकलते हैं अपना इंडिपेंडेंस, और यहाँ पे टेंशन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जब ये लोग आज़ादी मांगते रहते हैं तो इसके जैसे ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, बड़ा बड़ा देश है, ये सब इन्वॉल्व हो जाता है। क्यों इन्वॉल्व हो जाता है? क्योंकि देखो इनको लगता है कि मान लो कोई कंट्री है, छोटा सा कंट्री आज़ाद हो रहा है और हम बगल में है, तो इसके बगल में पानी जा रहा है, मिनरल जा रहा है, तो हम इसको सपोर्ट कर देता है कि फ्यूचर में मेरा ये हेल्प करेगा। तो कोई बड़ा देश इधर इसको सपोर्ट कर देता है, तो दिस लिस्ट टू वर्ल्ड वॉर 1 हो जाता है, ठीक है। बस यही कहानी था, और कुछ खास कहानी नहीं था बस। और जो लास्ट टॉपिक बस इम्पीरियलिज्म क्या होता है ये बता देता हूँ मैं, कि दूसरे देश में आपका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस या इनडायरेक्टली आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, भले आप उस देश में रहे ना रहे। कॉलोनी का मतलब क्या है? कॉलोनियलिज्म क्या होता है कि आपको उस देश में जाके वहाँ के लॉज को बनाना पड़े। जैसे अंग्रेज यहाँ पे आके कॉलोनी बनाए तो लॉज बनाए थे। इम्पीरियलिज्म में आपको वहाँ पे रहे ना रहे, लेकिन आप इन्फ्लुएंस कर देते हैं। तो ये बात क्या है कि इम्पीरियलिज्म क्या, जैसे कि मेरा देश अच्छा है बट मेरे देश के जैसा ही सब देश होना चाहिए, दैट लीड्स टू इम्पीरियलिज्म। और इम्पीरियलिज्म के खिलाफ जो मूवमेंट चलता है वो दैट इज़ नेशनलिज्म। बस यही टॉपिक था, खत्म हो गया। और सारे लेक्चर्स मैंने एक एक करके मैंने बता दिया, जिसको देखना है वहाँ से देख सकता है। थैंक यू।